हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। आप इंट्रोडक्शन के फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4 को वॉच कर रहे हैं। अभी आप अकाउंटिंग का मैं इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 4th पार्ट यानी फाइनल पार्ट है। सबसे पहले हम इस पार्ट में देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम इसमें समझेंगे लास्ट में डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो अभी टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? अगर मैं मतलब बताऊं हिंदी में तो इसका मतलब होता है भरोसा, विश्वास करना। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? विश्वास। तो क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटेरियल एरर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर अकाउंटिंग आपकी कैसी होगी? रिलायबल होगी, यानी भरोसा उस पर हम कर सकेंगे। तो क्यों भरोसा कर सकेंगे? क्योंकि वो बाइस्डनेस से फ्री होगी, उसमें पक्षपात नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना? यानी मान लो अगर आप मेरे फर्म पे, मेरे कंपनी के शेयर पे आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे कंपनी के बारे में जो भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन डाल रखी है ऑनलाइन, उसके आप उस वो क्या है? रिलायबल है आपके लिए, तभी तो आप क्या कर रहे हो? उसके बेस पे मेरी कंपनी में शेयर आप परचेस कर रहे हो, यानी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरा जो डाटा है वो रिलायबल है, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है ना? जैसे आप आज बहुत से लोग क्या करते हैं? शेयर परचेस करते हैं। कैसे परचेस करते हैं वो? जैसे मान लो कोई बहुत से प्लेटफॉर्म है, ग्रो है आपका, स्टॉक है, ठीक है ना, बहुत से ऐप हैं। वहां पे जाके ग्रो पे जैसे जाते हो तो आपको किसी भी कंपनी का वहां पे क्या चेक कर सकते हो? प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट किया था। वो क्या है? उसका रिलायबल डाटा है। उस रिलायबल डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने रिलायबल डाटा को हमारे साथ शेयर कर रहा है। हम उस रिलायबल डाटा पे क्या कर पा रहे हैं? हम उसको भरोसा कर पा रहे हैं। रिलायबल का मतलब ही भरोसा करना होता है ना? तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? रेलिवेंस है। क्या है? रेलिवेंस। अब रेलिवेंस में क्या है आपका? रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? जरूरी। कोई भी चीज जरूरी कब कब होती है किसी के लिए? वो तब होती है जब उसको किसी की नीड होगी, तभी वो चीज उसके लिए जरूरी होगी। जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट तो है, पर किसके लिए? जब इसकी जरूरत किसी को होगी तभी तो ये किसी के लिए रेलिवेंट होगा, है ना? जैसे मेरे को कह रहा हूं, मेरे को किसी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? उस कंपनी के डाटा को देखूंगा, क्योंकि उस कंपनी के डाटा मेरे लिए अभी क्या है? रेलिवेंट है। ठीक है, किसी के भी कंपनी, टाटा मोटर्स हो गया, किसी का भी हो गया। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास? अच्छा, इसको रीड कर लेता हूं एक बार। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर। यूजर्स के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड टू द यूजर इज इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन ले सके। ठीक है ना? जैसे मान लो मेरे को जरूरत है इसकी रेलिवेंसी की, और मैं इसके रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग क्या कर पा रहा हूं? डिसीजन ले पा रहा हूं। वही कह रहा है यहां पर, ताकि मैं शेयर परचेस कर सकूं टाटा मोटर्स के। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, अब वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। ठीक है ना? जब तक समझ में नहीं आएगा तो कोई भी आपको, जैसे क्या चाहिए? पब्लिक से फंड चाहिए। पब्लिक से फंड चाहिए तो पब्लिक को आपको अपने ऐसे डाटा शो करने पड़ेंगे जो मतलब एकदम इजीएस्ट वे में, ताकि लोगों को समझ में भी आ सके। ठीक है ना? तो जैसे ये क्या कह रहा है? इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए डाटा आपका, ताकि क्या हो सके? अंडरस्टैंडेबल हो सके वो। ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका, ये कह रहा है कंपेरेबिलिटी, यानी डाटा कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं, आपने जब पढ़ा था पिछला टॉपिक, तो वहां पे भी कंपैरेटिव स्टडी आया था कि नहीं आया था? आपका कंपैरेटिव स्टडी एडवांटेजेस में भी आया था, फैसिलिटेट कंपैरेटिव। ठीक है, आपने रोल में भी देखा था, आपने फंक्शन में भी देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था। तो डाटा कैसा होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल यानी मैं अपने कंपनी का ही कंपेयर अपने डाटा के अकॉर्डिंग कर सकूं। भाई लास्ट टू लास्ट ईयर क्या मेरी कंपनी का पोजीशन था, लास्ट ईयर क्या है, और इस ईयर में कैसे कंपनी का पोजीशन डिसाइड करूंगा, उन दोनों डाटा के बेस पे फिर मैं कंपनी को आगे लेके जाऊंगा, है ना? तो मैंने कंपेयर किया लास्ट टू लास्ट यानी 2 ईयर से,
अब मैं कंपनी में क्या कर पा रहा हूं, डिसीजन ले पा रहा हूं। तो कंपेरेबल है डाटा, जब भी तो कंपेयर कर रहा हूं। तो जब मैं अपना ही डाटा अपनी ही कंपनी से कंपेयर करता हूं तो उसको इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जब मैं अपना ही डाटा अपनी कंपनी से कंपेयर कर रहा हूं तो। और जब मैं अपना डाटा किसी और अनदर कंपनी से, अनदर कोई भी आपका इंस्टीट्यूट हो गया उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा वो इंटर कंपैरिजन, ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, इट मींस दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ अदर पीरियड्स नोन एज इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंट्राफर्म कंपैरिजन जब डाटा कंपनी अपने ही आपसे क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। ठीक है, अपना ही डाटा लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर कर रही है, ठीक है ना, अपने कंपनी का ही डाटा। और विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एंटरप्राइजेस नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन। अभी बताया था मैंने इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब जब अपना कंपनी अपने कंपनी का डाटा किसी अनदर कंपनी से क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। ठीक है, अब हम इसके बाद कौन सा टॉपिक करेंगे, अभी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, दो तरह के यूजर होते हैं। आइए हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आपके टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल यूजर कौन होते हैं, जिनके पास कंपनी का एक्सेस या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस होता है। ठीक है ना, तो आपके कौन कौन से होते हैं इंटरनल यूजर्स, आपके एक ओनर होते हैं और एक क्या होता है, आपका मैनेजमेंट होता है। ओनर को क्यों इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ओनर भी क्या है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन को हम शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल तो उन्होंने इन्वेस्ट करी है, ओनर नहीं। अब क्यों इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो ये पता कर पाए कि उसका मैक्सिमम रिस्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रॉफिट इनकर्ड हो रहा है या लॉस इनकर्ड हो रहा है। ठीक है, और आपका मैनेजमेंट को क्यों लाया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू इंटरनल यूजर्स के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया गया है इसको, क्योंकि ताकि ये क्या कर सके, फंड ला सके, इन्वेस्टमेंट्स ला सके, डिसीजन ले सके, फोरकास्टिंग कर सके। ठीक है, अगला है आपका एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, जिनके पास कंपनी के इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एक्सेस ना हो। ठीक है ना, वो कौन है, आपके एक्सटर्नल यूजर हैं। एक्सटर्नल यूजर आपके सामने देखो एम्प्लॉय एंड वर्कर है। एम्प्लॉय एंड वर्कर को क्यों इसमें रखा गया है, क्योंकि एम्प्लॉय एंड वर्कर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनको क्या मिलता है, इनको इनकी सैलरी का ही एक पार्ट पीएफ के रूप में इनको मिलता है। और भी अदर सर्विसेज होती हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनीज फॉर द एम्प्लॉयज वेलफेयर। ठीक है ना, इसलिए इसको एम्प्लॉय एंड वर्कर को एक्सटर्नल यूजर में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगला है आपका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको जब भी किसी भी लोन की नीड होगी या एक्स्ट्रा फंड की नीड होगी तो आप बहुत जगह तो क्या करोगे, आप जाओगे लोन के फंड के लिए, बहुत जगह आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कहीं से आपको फंड मिल जाए, पर एक बैंक के पास भी आप ट्राई करोगे कि नहीं। तो जब भी आप बैंक के पास ट्राई करोगे तो बैंक आपके कंपनी का डाटा आपसे कहेगा शेयर करो, तो जब डाटा शेयर करोगे तो किसके साथ करोगे, वो आपका कौन होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एक बैंक होगा। ठीक है, अगला है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो आपकी कंपनी में तभी या ऑर्गेनाइजेशन में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन पता हो, यानी आपकी एसेट कितनी है, रिवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना कर रहे हो, लॉस कितना है आपके कंपनी का। ठीक है, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो आपको क्रेडिट पे माल सप्लाई करते हैं। क्रेडिट पे गुड्स एंड सर्विस कोई आपको तभी सप्लाई करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को, जो तभी सप्लाई करता है जब आपकी कंपनी क्या कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है। ठीक है ना, तभी करेगा कि नहीं करेगा। अगर मान लो आपकी कंपनी अगर ग्रोथ सही नहीं कर रही है तो क्या होगा, वो आपको क्रेडिट पे गुड्स या सर्विस सप्लाई करेगा, नहीं करेगा ना। तो क्रेडिटर्स के लिए भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन तुम्हारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्रेडिटर को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है एक्सटर्नल यूजर्स में। अगला है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज क्यों इसमें रखा गया है, क्योंकि आप
देखा होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है जब, तो क्या होते हैं, आप क्या करते हो, आईटीआर भरते हो, कंपनीज अपना टैक्स रिटर्न फाइल करती है, जीएसटी का क्या करती है, फाइल करती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को एक तरीके से फी दे रहे हो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पब्लिक क्यों है, अल्टीमेटली जो आप काम करते हो वो किसके लिए करते हो, गुड्स एंड सर्विस में किसके लिए करते हो, पब्लिक के लिए करते हो। तो पब्लिक को पता होना चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, इसलिए ये भी पब्लिक भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ यूजर ऑफ दी एनी ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्चर, अब आपकी कंपनी में जैसे मान लो एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या करता होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता होगा, जिसमें आपको अलग अलग कंसेप्ट आपके सामने लेके आता होगा। तो क्या कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, R&D डिपार्टमेंट। तो वो क्या करता है, रिसर्च करता है, ठीक है। तो इसको भी क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। तो काफी छोटा सा टॉपिक था यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में बेसिस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ बेसिस लिखे हुए हैं, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस इसके समझेंगे। सबसे पहला क्या है, स्कोप। देखो, जब भी हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट को आपको क्या करना है, बुक के अंदर रिकॉर्ड करके रखना है, ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। और जब भी हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्डेड डाटा को समराइज करता है, क्लासिफाई करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या करता है, तुम्हारा स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट बेसिस क्या है इसमें, स्टेज। जो तुम्हारा बुक कीपिंग है ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है, और जो तुम्हारा अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। अगला है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इसमें आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और इसके अंदर क्या करते हो, आप सर्टेन करते हो नेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट रिजल्ट अचीव करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। अब नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में रूटीन वर्क होता है, यानी डेली रूटीन होता है। ये डायनेमिक होता है, यानी आज किसी और तरीके से है तो कल किसी और तरीके से होगा, पर होगा तुम्हारा सारा का सारा लॉ के बेस पे, ठीक है। जो भी इसके नियम बने होंगे, जो भी लॉ होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे, उसके बेस पे ही होगा। पर ये नेचर में डायनेमिक होगा, ये रूटीन होगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ये जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। और जब ये परफॉर्म किया जाता है बुक कीपिंग, तो इसके लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं है, और बुक अकाउंटिंग को करने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है, क्योंकि इसमें हमें जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग क्वेश्चन करने की, जर्नल एंट्री करने की, ठीक है ना। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई भी अपना एक बुक बना के क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है डाटा को, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे। स्पेशल स्किल, इसको करने के लिए, बुक कीपिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशल स्किल की नीड होती है। बताया था यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है ना। अच्छा, कैसे यहाँ पे हमें ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, इसलिए ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए। कैसे, जैसे मान लो आप एक शॉप पे जाते हो, शॉप पे आप कुछ परचेस कर रहे हो, तो क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, उधार पे परचेस कर रहे हो, तो शॉपकीपर एक बुक में रिकॉर्ड करता है आपके सारे के सारे उसको गुड्स एंड सर्विस को, जो भी आप क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, है ना। तो वो क्या है, क्या वहां पे मेरे को स्किल स्टाफ की जरूरत लगी क्या, नहीं लगी ना। मेरे को ऐसा कोई परफॉर्मेंस चाहिए जिसके लिए ट्रेंड स्टाफ की वहां पे मेरे को नीड थी, नहीं ना। तो इसके लिए मेरे को ट्रेंड स्टाफ नहीं चाहिए, ना ही कोई स्पेशल स्किल होनी चाहिए, कोई भी इसको प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। हर कोई करता है आज तो, जो भी क्रेडिट पे क्या करता है, अपना गुड्स एंड सर्विस सेल करता है, अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। पर इसके लिए आपको स्पेशल स्किल की जरूरत है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत है। तो छोटा सा था ये आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ठीक है गाइस। अब मैं आपसे मिलता हूं इस अगले नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि जो मेरा फाइनल पार्ट था, पार्ट 4 फाइनल पार्ट था आपका क्लास 11 के अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, जो कि इसका चैप्टर 2 है, ठीक है गाइस। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।